Hello everyone, myself Shweta Yadav. Welcome to my channel New Quality Education. So in today's video lecture, we are going to discuss about the long question and answer of the chapter The Judiciary. So the first question is, what are the functions of judiciary? So these are the functions of judiciary. So the functions of judiciary are, first is it settles disputes and punishes the guilty through the application of law. यानी कि जुडिशरी क्या करती है, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जिस भी टाइप के डिस्प्यूट्स होते हैं, उन सभी डिस्प्यूट्स को सेटल करती है और जो भी गिल्टी होता है उसको लॉ के अकॉर्डिंग पनिश करती है. नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग देयर फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट जुडिशरी का वर्क होता है जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स का ध्यान रखना और साथ में उनके जो फंडामेंटल राइट हैं उनका भी ध्यान रखना कि कोई भी उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर पाए. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इंटरप्रेट्स द लॉ इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये क्या करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज होते हैं उनको अच्छे से इंटरप्रेट करने का काम भी जुडिशरी का ही होता है, उनको समझने का, समझाने का, और उनके अकॉर्डिंग ही क्योंकि सारा सिस्टम चलता है जुडिशरी का. नेक्स्ट इज इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ passed by the central or the state government as unconstitutional if it thinks that the law is not in conformity with the constitution. मीन्स कि जुडिशरी के पास इतनी पावर होती है कि अगर कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास भी किया है, तो अगर जुडिशरी चाहे, उसको लग रहा, चाहे मीन्स कि अगर उसको लगता है कि वो जो लॉ पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, तो वो जो लॉ है वो खत्म हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मीन्स उस लॉ पे फिर उसको खत्म करने के उस पर वर्क होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ डज द जुडिशरी फंक्शन इन एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर. तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट कैसे है और इम्पार्शियल कैसे है. द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी इज मेंटेन्ड थ्रू द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. फर्स्ट, the Indian Constitution advocates separation of powers between the organs of government. This ensures that no single person performs both executive and judicial functions. यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने क्या करा है कि जो पावर्स है ना गवर्नमेंट की, जितने भी ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. तो उन तीनों ऑर्गन्स की पावर्स को सेपरेट किया है. ठीक है. और इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा ना हो जो एग्जीक्यूटिव में भी वर्क कर रहा है, एग्जीक्यूटिव भी है और वो जुडिशियल उसमें भी वर्क कर रहा है, लाइक वो कोई जज भी है या कोई लॉयर भी है. ठीक है. नेक्स्ट है, द प्रोसीजर टू रिमूव अ जज हैज बीन मेड वेरी डिमांडिंग. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड only on grounds of proved misbehavior or incapacity. यानी कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उनको जब इम्पीच करना, इम्पीच मतलब उनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो इतना इजी नहीं है, वो बहुत डिमांडिंग है. उसमें लाइक अगर आपको किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, इम्पीच करना है, तो उसके लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने कोई मिसबिहेव किया है और ही इज इनकेपेबल पर्सन, ही और शी इज इनकेपेबल पर्सन. ठीक है. लाइक उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जज की चेयर पे बैठ सकें, उस पोस्ट पे वो बने रहें. तो ये चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी, तभी किसी जज को रिमूव किया जा सकता है. अदरवाइज क्या होगा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जजेस को, लाइक जज किसी भी, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जज क्या है. जज मतलब जो जुडिशियल है, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, वो उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है. तो यानी कि अब अगर सपोज कि कोई मिनिस्टर है और उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है और किसी जज ने क्या करा, उस जज ने उस मिनिस्टर के अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया, राइट. तो फिर क्या होगा
कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फिर वो जो मिनिस्टर है वो अपनी पावर दिखा के उस जज को हटवा दे, तो ऐसा ना हो इसलिए जजेस को रिमूव करने का जो सिस्टम है वो भी काफी डिमांडिंग है, जिसकी वजह से लाइक जो जो जजेस हैं वो अपना जजमेंट बिल्कुल फ्री होकर दे सकें, उनको इस चीज का खतरा ना हो कि कोई अगर हमने इसके अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया तो ये हमें हमारी सीट से हटा सकता है, क्योंकि जजेस को उनकी सीट से हटाना इतना इजी नहीं है, इट्स अ टफ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Explain original jurisdiction and appellate jurisdiction of the Supreme Court. Original jurisdiction, the cases which are heard only by the Supreme Court, called its original jurisdiction. यानी कि जो केसेस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है, यानी कि उन केसेस को कोई दूसरा कोर्ट नहीं सुनेगा, उनकी जो हियरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसकी एग्जांपल्स हैं डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि सपोज जो आपके हाई कोर्ट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, या स्टेट और सेंट्रल के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको भी कौन सुनता है, वो भी सेटल कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल देना था तो आप लिख सकते हैं डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Appellate jurisdiction, the Supreme Court can issue verdicts on appeal filed against the judgment of the high courts. These cases fall under its appellate jurisdiction. यानी कि सपोज किसी का कोई केस है हाई कोर्ट में और वो जो पर्सन है दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, यानी वो जो पर्सन है वो हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, सो दैट पर्सन कैन गो इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को भी सुन सकती है, उनकी भी हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो प्रीवियस वर्डिक्ट है उस वर्डिक्ट को इम्प्रूव कर सकती है या फिर कोई नया वर्डिक्ट भी अपनी तरफ से दे सकती है उन केसेस में। तो इट्स कॉल्ड एपिलेट जुरिसडिक्शन। नेक्स्ट इज what is the pyramidal structure of court in India? Draw a diagram and explain. तो ये देखो, इसको समझोगे तो मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है इट्स लाइक हलवा, इतना आसान है, इससे आसान शायद ही कोई पूरे सिविक्स में कोई आंसर होगा। एट द एपेक्स इज द सुप्रीम कोर्ट। सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है। ये आपके जो डायग्राम है इसमें भी बन रहा है सबसे ऊपर, यानी कि एपेक्स मतलब चोटी, ठीक है। तो इस पिरामिड की जो चोटी पे सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद आपका हाई कोर्ट आ गया और सबसे नीचे जो आता है वो आता है आपका लोअर कोर्ट। देखो इसके वर्ड के जो मीनिंग है उनसे भी आप समझ सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोअर मतलब सबसे नीचे, ठीक है, फिर लोअर से ऊपर हाई, और सुप्रीम, सुप्रीम मतलब हाई तो मतलब काफी चीजें हाई हो सकती है ना, लेकिन सुप्रीम जो है वो सिर्फ एक ही होता है, जो सबसे ऊपर है वो सुप्रीम है, ठीक है। तो लोअर, हाई एंड सुप्रीम, ठीक। तो बस ये जो डायग्राम है यही आपको याद रखना है और इसकी थ्योरी में यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। एट द एपेक्स द सुप्रीम कोर्ट विच इज फॉलोड बाय हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोक अदालत एट द विलेज एंड पंचायत लेवल, ठीक है। तो आपका जो ये लोअर कोर्ट है इसको आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि जो आपका ये लोअर कोर्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसका जो लेवल होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। इसी में लोक अदालत भी आती है जो विलेज और मतलब लोक अदालत जो है वो होती है आपकी विलेज का कोई मैटर है या पंचायत लेवल का जो मैटर है उसमें। द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट लेवल रिजेंबल्स अ पिरामिड। तो आई होप कि ये जो आंसर है आपको समझ में आ गया है अच्छे से। बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपको याद रखना है और इसी के ऊपर से सब लिख देना है। Okay. The next question is
हाउ आर सिविल केसेस डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल केसेस? सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस से किस तरह से अलग है? तो देखते हैं कि दो ही डिफरेंसेस हैं, सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में आते हैं, cases relate to disputes regarding property or inheritance or the violation of a contract or a family issue involving divorce and custody of children। तो अगर आपका कोई ऐसा केसेस है जैसे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने तोड़ दिया हो, उस कॉन्ट्रैक्ट से अलग कुछ काम कर लिया है, या किसी के कोई फैमिली इशू होते हैं, फैमिली के झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, या उसमें बच्चों की कस्टडी का मैटर है, तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो आपके सिविल केसेस में आते हैं। ठीक है, अब क्रिमिनल केस में देखते हैं कि इसके अगेंस्ट क्रिमिनल कैसा है। केसेस रिलेटेड टू द एक्ट or attempt of theft, kidnapping, murder and other type of crime। तो इस तरीके के जो केसेस हुए, जैसे कि चोरी करना, किडनैपिंग करना, मर्डर करना, या कोई और भी कुछ क्राइम्स हैं, तो वो हमारे आ जाते हैं क्रिमिनल केसेस में। तो हमने इधर देखा सिविल केसेस में किस तरीके के केसेस होते हैं और क्रिमिनल में किस तरीके के केसेस होते हैं। फिर आपका आ गया, प्लेंटिफ में आस्क अ जज फॉर कंपनसेशन फॉर डैमेज suffered because of someone else fault। तो यहाँ पे क्या है, जो केस कर रहा है वो जज से मांग सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है कि मैंने जो सफर किया है, या जैसे उसके लिए मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है, राइट? तो उसमें क्या होता है कि वाइफ डिवोर्स मांगती है, तो वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड से कोर्ट के थ्रू कंपनसेशन मांगती है। ठीक है, कि भाई शादी हुई थी, अब वो शादी ब्रेक हो रही है, तुम्हारी वजह से शादी ब्रेक हो रही है, एंड मैं अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाऊंगी, मैं खर्चे कैसे उठाऊंगी, तो उसके लिए कंपनसेशन मांगती है। या फिर किसी ने किसी का कोई नुकसान कर दिया, ठीक है, तो वो क्या कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, अब आपका कोई बिजनेस था और पार्टनरशिप में था, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था, लेकिन आपके पार्टनर ने किया आप वो कॉन्ट्रैक्ट से अलग चला गया, तो अब आप मतलब उसने कुछ ऐसा कर दिया अलग जाकर कि अब आप उसके संग बिजनेस नहीं कर सकते। तो वो जो आपका टाइम, जो एनर्जी, जो पैसा उसमें वेस्ट हुआ है, लग गया, अब लग गया ना, इतना सारा पैसा, टाइम, एनर्जी सब आपने लगा दिया, लेकिन अब आपको वो बिजनेस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट से कुछ अलग करा है। तो वो जो आपका नुकसान हुआ है, उस नुकसान का आप कंपनसेशन मांगते हैं सिविल केसेस में। ठीक है, आप जज से बोलते हैं कि मुझे इतना कंपनसेशन चाहिए, राइट? अब आ जाते हैं क्रिमिनल में। द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज डिसाइडेड बाय द जज और अ ज्यूरी बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग अ ट्रायल। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो केस कर रहा है वो जज के थ्रू, जज से बोलकर अपना कंपनसेशन मांग रहा है, खुद मांग रहा है। ठीक है, वो खुद कह रहा है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, इतना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल केसेस में क्या है कि जो ज्यूरी है, जो जज है, वो डिसाइड करेगा कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, लाइक सपोज किसी ने किसी का कुछ भी किडनैपिंग करी है, मर्डर किया है, या कोई भी क्राइम किया है, तो वहां पे सामने वाला जिसके संग कुछ हुआ है वो नहीं मांगेगा, यहाँ जज डिसाइड करेगा कि जो गलती है वो कितनी बड़ी है, और उसके हिसाब से क्या, मतलब जो एविडेंसेस हैं, जो ट्रायल है, ट्रायल मतलब जो केस जब चलता है तो उसमें जो भी छानबीन होती है, जो भी केस में जो बातें सारी सामने आती है, मतलब पूरा केस जो होता है, और उसके सबूतों के बेसिस पे क्या करता है, जज खुद डिसाइड करता है कि मतलब इसको क्या सजा मिलनी चाहिए या क्या चीजें हैं। ठीक है, जो भी अगर कोई पनिशमेंट है, लाइक कोई फाइन है, कोई कंपनसेशन है, या कुछ भी है, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो जज डिसाइड करता है, जूरी डिसाइड करती है, लोग कुछ मांग नहीं सकते। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि उसने मेरे किसी अपने का मर्डर कर दिया तो अब मुझे इतने पैसे दिलवाओ, तो ये जो चीज है ये जज डिसाइड करेगा। तो आई होप कि आपको मतलब जज डिसाइड करेगा कि ऐसा होता है, लोग मांगते हैं और जज दिलवा भी देते हैं, बट डिसाइड जज ही करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको फर्क पता चल गया होगा सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बीच में।
एंड इसी चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाए थे, अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपने अच्छा लगता है और आपने अभी तक उसे लाइक नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज ऐसा कर लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।